हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं बिल्कुल ठीक हूं गाइस। आज की जो वीडियो है ये वीडियो है उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आप ही लोगों ने दिया था, क्योंकि जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने सुबह एक पोस्ट डाला था मेरी स्टोरी के अंदर कि क्या मुझे स्टडी परमिट पे वीडियो बनाऊं नेक्स्ट या मैं वर्क परमिट पे बनाऊं। तो काफी लोगों ने वोट किया उसको और आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, क्योंकि पहले ज्यादातर लोग जो है सिर्फ वर्क परमिट उसके बारे में ही बोलते थे। पीआर के भी कुछ आते थे वोटिंग में, जैसे जैसे आता था मैं पीआर की भी वीडियोस अपलोड करता रहता था। लेकिन आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड कि काफी लोगों ने स्टडी परमिट के लिए भी वोट किया। लेकिन अगेन 60-40 का रेशियो था। 60% लोग जो थे वर्क परमिट के लिए एक्सपेक्टेशन लेके बैठे थे और 40% लोग चाह रहे थे कि मैं स्टडी परमिट की बनाऊं। तो आई वॉज कंप्लीटली शॉक, क्योंकि आप सभी मेरे व्यूअर्स हो और ज्यादातर लोग मुझे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सब जगह से फॉलो करते हैं। दुबई से भी काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो मैं किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, वर्क परमिट वर्सेस स्टडी परमिट, दोनों के दोनों कैसे अपडेट करें और कैसे उसको अप्लाई करें, इसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम गाइस। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये चीज आपको बता दूं कि काफी लोगों को ये डाउट है अभी भी कि मैं यहां पे सभी की जो है जॉब लगा दूंगा, सभी को मैं हेल्प कर दूंगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने वीडियो के जरिए मैंने आपको ये कहा है कि कोई भी यूट्यूबर आपकी आज की डेट में जॉब नहीं लगा सकता। अपना सारा काम वाम छोड़ के जॉब किसी लगाने में किसी के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पे 1 घंटे के लिए भी अगर कोई बंदा किसी और काम के लिए लग जाता है तो उस 1 घंटा उसकी ओवरऑल जो डे का जो उसका जो टाइमिंग है उसमें से चला जाता है। उस 1 घंटे में वो हो सकता है काफी पैसे कमा ले किसी और चीज में, क्योंकि यहां पे देखिए गाइस, इतना एक्सपेंस होता है, इतनी सारी चीजें होती है, सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो आपको भी ये चीज समझना पड़ेगा, क्यों कोई किसी के लिए इतना पेन लेगा। मैं क्या कर सकता हूं गाइस कि मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं अपने चैनल के थ्रू क्या कर सकता हूं, मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके थ्रू आपको कैसे जो है अपलोड करना अपनी प्रोफाइल। आपकी अगर प्रोफाइल में कोई अगर कमियां हैं, मैं टाइम टू टाइम मैं प्रोफाइल पिक करता रहता हूं, मैं फ्री रेज्यूमे बनाता रहता हूं। मैंने इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, अगेन मैं कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैंने फ्री में लोगों के रेज्यूमे बनाए हैं, मैंने उनकी प्रोफाइल अपडेट करी है, मैंने ऑनलाइन पोर्टल्स में ये सब चीजें अपलोड करी हैं। तो गाइस, ये आपको समझना बहुत जरूरी होगा कि मेरे पास आज 5000 से भी ज्यादा मेरे पास रेज्यूमे आए हैं, और अगर मैं उन सभी के लिए ये सर्विसेज करूं तो गाइस बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरी जो टीम है गाइज, ये अभी इस पे काम कर रही है। अगेन, ये जो मेरा चैनल है ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं जस्ट वीडियो अपलोड करके जो है इसमें डाल देता हूं। गाइज, ये पूरी की पूरी टीम है कैनेडियन शान। आने वाले टाइम में एक टीम होगी जिसमें अभी ऑलरेडी है हमारी टीम, और भी लोग हमसे जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू सबकी हेल्प करें। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपकी कैसे भी किसी भी तरीके से आपकी हेल्प जरूर होगी, आप इस बात को समझे। तो पहले बात करते हैं कि कई लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि भाई मैं लोगों से बात नहीं करता। गाइज, सबसे पहले ये चीज आप समझ लें, कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं या किसी को कॉल कर रहे हैं, वो एकदम से आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो उसके पीछे एक कोई ना कोई रीजन होगा। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस बंदे ने पिक कर लिया, तो यहां पे वो इंसान आपका वेट कर रहा है कि आप उनको कॉल करें। जैसे होता है ना कि मछली पकड़ने जाते हैं तो वो बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। तो वही चीज होता है जब भी इस तरीके की वीडियो बनती है। जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हो, अगर वो एक ही बार में आपसे बात कर ले रहा है या फिर जो है आप मेल भेज रहे हो, आप किसका रिप्लाई कर रहा है उसी वक्त, तो वो वेट करके बैठा है कि मछली आए और वो उसको अपने कांटे में फंसाए। तो वो चीज नहीं है इस चैनल के थ्रू। ये एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैंने चैनल बनाया। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी हेल्प करूं। काफी लोगों की मेरे से बात हुई है, काफी लोगों को मैंने इंफॉर्मेशन दी है। देखिए, हमसे जो है जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन एक बार आप हमसे जुड़ जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लाइफ में कहां पहुंचना है, कितना आपके लिए इजी रहेगा। तो गाइस, बिना देरी करे वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे वर्क परमिट के ऊपर। वर्क परमिट मिलने के लिए क्या चाहिए सबको पता है। खाली वर्क परमिट से काम नहीं चलेगा। मैंने वर्क परमिट की वीडियो बनाई थी कल। वर्क परमिट के साथ आपको अपना जो है लेबर मार्केट से अप्रूवल भी चाहिए होता है, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, सबको ये चीज पता है। और आज की डेट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जगह की अगर हम बात करें
तो इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि किसी को बाहर से हायर करके डायरेक्टली कनाडा में बुलाया जा सके। अब बात करते हैं क्यों ये मुश्किल क्यों है गाइस। मैं आज आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं और मुझे चाहिए कि आप इस बार जो कमेंट लिखें, इस कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर लिखें कि आप वहां से बैठे बैठे जहां पे भी जिस भी कंट्री में हो आप वहां से आप अप्लाई कर रहे हो यहां की जॉब के लिए, तो आप सबसे पहले यहां के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए, यहां पे जो पढ़ने के लिए आए हुए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनसे आप अपने आप को कंपीट करके देखें। किसी से कंपटीशन करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यह सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि आपको समझाने के लिए कि आप उनसे कंपटीशन करके देखें कि क्या आपकी प्रोफाइल उनसे मैच हो रही है या नहीं। अगर मैं बात करूं बीटेक वालों की, मैंने बीटेक वालों के लिए वीडियो भी बनाई थी। मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं इंजीनियर्स की। अगेन मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई एक इंजीनियर्स को जब कोई एक इंजीनियर है, इतनी उसने पढ़ाई करी और उसको वो जो डिजर्व करता है वो सैलरी उसको नहीं मिलती। मेरा दिल बहुत दुखता है ये जान के। और जब मैं किसी इंजीनियर का रेज्यूम बनाता हूं तो गाइज कई कई बार तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि आज इतने सारे इंजीनियर्स जो इंडिया में बैठे हैं वो सबके सब स्टडी परमिट में यहां आए हुए हैं। अगर मैं बीटेक की बात करूं तो आधे से ज्यादा लोग जिन लोगों ने बीटेक कर रखा है, ठीक है, और आधे से ज्यादा लोग जो बड़ी बड़ी कंपनी में इंजीनियर्स है वो आज स्टडी परमिट में यहां आके कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपना ओपन वर्क परमिट के लिए। तो अगर आपके पास 8 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस भी है उनके पास, ठीक है। तो ये तो हो गई स्टडी परमिट वालों की। दूसरी बात, अगर आप उनसे कंपीट कर रहे हो तो उनके नीचे पीआर भी बैठे हैं गाइस, तो परमानेंट रेजिडेंट वाले भी हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी से जो कि डायरेक्टली अपने सीआरएस पॉइंट पे जो है इनविटेशन लेके बैठे हुए। एक बंदा जो इंडिया से बाहर से पीआर बनके यहां पे आया हुआ है तो डेफिनेटली उसकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग होगी, ठीक है। दम चाहिए। अगर कोई बंदा इंडिया से आया है यहां पे गाइस, मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं थी, मैं तो साफ कहता हूं, मेरी वाइफ ने स्टडीज करी थी, 100-150 पॉइंट्स तो उसी के मिल गए थे, ठीक है, एजुकेशन के। उसके बाद हमने आईएलटीएस लगाई, कनाडा का जो वर्क एक्सपीरियंस लगाया, तो हम पीआर बन गए। लेकिन हम अगर इंडिया से अप्लाई करते आज की सिचुएशन में कोई चांस ही नहीं था भाई। 450 पॉइंट चाहिए आज, कहां से आते? नहीं आते। लेकिन जो आज की डेट में डायरेक्टली पीआर बनके यहां पे आ रहे हैं, तो आप सोचो कि वो कितने स्ट्रांग होंगे, उनके एक्सपीरियंस कितने स्ट्रांग होंगे, उनका आईएलटीएस कितना स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में उनकी जो है इतने स्ट्रांग है, एक्सपीरियंस उनमें इतना होता है कंट्री का। तो उनसे क्या आप कंपीट कर पा रहे हो? अगर आप कर पा रहे हो तो बताओ कि ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, परमानेंट रेजिडेंट, सिटीजन्स, ठीक है, और रेफ्यूजी की तो मैंने बात ही नहीं करी, वो तो अलग टॉपिक है। तो इन सभी से आपकी प्रोफाइल मैच कर रही है या नहीं कर रही है, आप में ऐसी कोई खूबी है तो अपन इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे। और अब बात करते हैं एलएमआईए की। एलएमआई में निकलता है नहीं निकलता गाइज। बाहर से आते हैं काफी लोग बाहर से ये सब चीजें लेके आते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा गाइज, ये सब चीजें लॉयर्स निकालते हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स। जो कनाडा के जो लॉयर्स है ना, इंडिया की बात नहीं कर रहा, इंडिया में जो बैठे ना, और भाई हमारा टोरंटो में हमारे वो रहते हैं, ये रहते हैं, अरे भाई उनके कोई नहीं रहता टोरंटो में, उनकी बस की बात नहीं है एलएमआईए निकालना। पहली चीज, कनाडा के जो लॉयर्स हैं, ठीक है, कनाडा में जो बैठे हुए लॉयर्स, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लॉयर्स, ये भी नहीं जो 15-15, 20-20 डॉलर में बात कर लेते, नहीं। इमिग्रेशन लॉयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो स्ट्रॉन्ग लॉयर्स जो कि बात तक करने के 350-400 डॉलर्स लेते हैं जस्ट फॉर 20 मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन। तो उन लॉयर्स की बात कर रहा हूं। वो लॉयर्स जो हैं ये सब चीजें करते हैं, और उनकी जो फीस, अगर आप बात करते हैं अगर फीस की, उनकी फीस और ये सब सारी चीजें इतनी एक्सपेंसिव होती है, अगर मैं ये बता दूं ना तो आपके जो है पैरों तले जमीन जो है खिसक जाएगी। क्योंकि अगर मैं जस्ट एक आइडिया दूं तो एक स्टडी परमिट पे पढ़ने के लिए जो बंदा यहां पे आता है, उसका जो ओवरऑल एक्सपेंस, उसका लिविंग एक्सपेंस, उसके कॉलेज एक्सपेंस, वो सारी चीजें भी ऐड कर लो ना, तो उससे भी ज्यादा एक बंदे को बाहर से हायर करने का खर्चा हो जाएगा आप लोगों का, अगर हम बात करें लॉयर की फीस और ये सब चीज़ों की फीस में। इसीलिए क्या करते हैं कि इंडिया और बाकी जगहों से लोग क्या है बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई 5 लाख में काम हो जाएगा, 10 लाख में काम हो जाएगा, 12 लाख में काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये होता है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इतनी फीस और ये सब चीज़ें आपको बताएंगे कोई जाएगा ही नहीं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि चलो ठीक है आपके पास चलो इतना पैसा है भी, तो इसमें क्या होता है गाइस कि अगर चलो ठीक है किसी के पास एलएमआई है प्री अप्रूव्ड, अभी तो चल नहीं रहा, चलो मार्च से पहले किसी के पास किसी ने निकाल के रख रखा हो, ठीक है। पहली चीज तो ये भी देखना जरूरी है, एलएमआई की वैलिडिटी होती है 6 महीने में, अपने आप ही वो एक्सपायर हो जाता है, तो फिर से अप्लाई करना पड़ता है, अब तो हो भी नहीं रहा।
तो लेट्स से किसी के पास एलएमआई है, तो एलएमआई के बाद वर्क परमिट भी अप्लाई करना पड़ता है। और आपको बता दूं, जब आप एलएमआई सारी चीजें आपके पास, टीआरवी भी हो, जब आप एयरपोर्ट पे आते हो तो आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू भी होता है। अगर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को किसी भी तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं है तो हो सकता है कि वो रिफ्यूज भी कर दें। तो ये सब चीज भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये इस सब झमेले में पहली बात तो आपके पास इतना फंड्स है कि नहीं है, ये चीज जानना, क्योंकि 99.9% जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं अभी, उन सभी में एलएमआई की जरूरत है। बहुत कम ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें एलएमआई की जरूरत नहीं है। केयर गिवर देख लो आप, केयर गिवर में एलएमआई की जरूरत नहीं, लेकिन केयर गिवर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो चीज प्रूव होनी चाहिए। ज्यादातर लोग वही दिमाग लगाते हैं, इधर से उधर से डॉक्यूमेंट लेके लगा देंगे, नहीं होता ये। चंडीगढ़ के क्यों केस रिफ्यूज होते हैं, मैं क्यों कहता हूं चंडीगढ़ के सबसे ज्यादा रिफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट्स, लोग शॉर्टकट देखते हैं। दिल्ली में शॉर्टकट्स, बेंगलुरु में क्यों नहीं रिफ्यूज होते, क्योंकि बेंगलुरु के जो लोग हैं उनमें दिमाग है, वो शॉर्टकट्स नहीं देखते हैं, वो डॉक्यूमेंट जैसे कहते हैं ना, पूरा पेपर वो रेडी करते हैं, एक एक चीज क्या क्या चाहिए, सीआईसी की वेबसाइट में जाते हैं। इसीलिए आप, अगर आपका कोई दोस्त है वीएफएस में, तो मिल जाएगा ना कोई ना कोई, उनसे आप डेटा निकलवाएं कि चंडीगढ़ में कितने रिफ्यूज होते हैं, न्यू दिल्ली में कितने रिफ्यूज होते हैं, और बेंगलुरु में रिफ्यूजल क्यों नहीं होते। तो यही एक रीजन है गाइज, चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होगा। इन सब चीज़ों में बहुत कॉस्टिंग लगती है। जस्ट एक रेज्यूमे के बेस पे आपकी जॉब नहीं लग जाएगी। गाइस मैं आपको बताऊं कि बहुत टाइम पहले मैंने सोचा था यार कि मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लूंगा, क्योंकि कई लोग जो हैं अभी भी डाउट हो रहा है कई लोगों में। तो गाइस एक बार क्या हुआ मेरे पास, जब मैं पहले तो मैं कभी कभी जो है लाइव आ जाता था, लोगों से बात कर लेता था, और मेरा नंबर भी जो है कई लोगों के पास ऑलरेडी होगा, अभी पुराना जो नंबर था मेरा। गाइस एक बंदे ने मुझे कमेंट लिखा मेरी एक वीडियो पे, और आपको पता है कि मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो उसमें कमेंट लिखा था कि शान भाई क्या आप मेरा रिज्यूमे बना सकते हो कि नहीं। तो मैंने बोला कि आप करते क्या हो। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और उसका हालांकि काफ़ी क्वालिफाइड था, वो ही वाज अ ग्रेजुएट, और उसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छी जगह एक्सपीरियंस था उसके पास। वो ये कह रहा था कि आप मेरा रिज्यूमे बना दो। यहाँ पे मैंने किसी से बात करी है, एंड दे आर चार्जिंग अराउंड $300। वो जो $300 चार्ज कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा रिज्यूमे बना दो, बहुत मेहरबानी होगी। तो मैंने जब उसकी ओवरऑल एक्सपीरियंस और ओवरऑल जब प्रोफाइल मैंने देखी, तो मैंने उसको बोला कि भाई पहले तो मुझे ये बता कि तू ये जो $300, क्योंकि ऑब्वियसली आज के डेट में $300 भी मैनेज करना बहुत मुश्किल है आज इंडिया में बैठे हुए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई हाउ यू गोना मैनेज $300। तो उसने कहा कि मेरी जो मदर है, मेरी मदर की ज्वेलरी है, मैंने ऑलरेडी गिरवी रख दी है, और मैं चाहता हूं कि उस पैसे से मैं थोड़ा सा यूटिलाइज़ करूं। मैं रेज्यूमे बना रहा हूं, और कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें वो लोग हेल्प कर देंगे। गाइस सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि Indeed.ca, Kijiji.ca, और अगर हम बात करें जॉब बैंक, इसके अलावा और कोई पोर्टल नहीं है जिसमें जॉब लगती है। हम लोग वी आर परमानेंट रेजिडेंट। मैं अभी यहां पे 3 साल से भी ज्यादा मुझे हो चुके हैं, मेरी वाइफ को यहां पे 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यही वो पोर्टल्स हैं जिसमें हम लोग भी जॉब अप्लाई करते हैं। अगर कोई कह रहा है कि हमारी कोई हिडन चीजें हैं जहां पे हम, ऐसा कुछ नहीं होता। और जब मैंने उससे ये बात सुनी, और मैंने उससे ये कहा कि भाई मैं तेरा रेज्यूम फ्री में बना के दूंगा मेरे भाई, अगर इस चीज से अगर तेरे दिल को खुशी मिलती है, मैं फ्री में बना के दूंगा। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन सभी को पता है मैंने कितने लोगों के रेज्यूमे फ्री में बना के दिए। मैं ये सब चीजें बार बार इंडोरा पीटना नहीं चाहता। मैंने जो वो पोस्ट है, वो पोस्ट भी मुझे डिलीट करना पड़ा, क्योंकि क्या है कि कई लोगों ने मेल भेजे मेरे पास, कम से कम 5000 लोगों से भी ज्यादा मेरे पास ईमेल्स आए। कहीं तो नाइजीरिया से मेरे पास ईमेल्स आ रहे थे, जिम्बाब्वे से ईमेल्स आ रहे थे। जो लोग मेरे चैनल को देख के, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती, ट्रस्ट में, मैंने जब उनसे बात करी, मैंने उनसे पूछा कि यार आप रेज्यूमे के बारे में बोल रहे हो, आपको मेरी लैंग्वेज भी समझ में आ रही है। उन्होंने कहा कि जस्ट आपने लिखा था कनाडा वीजा, तो उन्हें लगा कि मैं उनकी हेल्प करूंगा, तो वो भेजे जा रहे हैं भाई, भेजे जा रहे हैं। तो गाइज फिर ये सब चीजें थोड़ा सा होल्ड रखना पड़ा, लेकिन अगेन मैं हेल्प तो करता ही रहूंगा सबकी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था, मेरी वाइफ ने पहली चीज कही थी कि भाई लोगों की हेल्प करना, तो मैं हेल्प बिल्कुल करना चाहता हूं। ये सब चीजों में बहुत सारी कॉस्टिंग चाहिए होती है, और अगर हम बात करें इमिग्रेशन लॉयर्स की, जस्ट उनसे एक मीटिंग करने के लिए यू हैव टू स्पेंड अराउंड $300 to $400, सिर्फ 20 मिनट्स की कंसल्टेशन, जो कि फ्री में मैं आपको दे रहा हूं वो सारी इंफॉर्मेशन। उसमें भी वो जस्ट जो 20 मिनट की कंसल्टेशन होगी, उसमें हाय हेलो कैसे, घर पे सब ठीक, बच्चे वगैरह कैसे ठीक, यही सब बातें करेंगे, ठीक है। काम की बातें तो एंड ऑफ द डे करेंगे, 2-3 कंसल्टेशन में हो गया आपका तो $1000-$1500 तो खर्च। तो गाइस ये चीज समझना होगा, आप थोड़ा सा इन चीजों में थोड़ा सा मैच्योर रहें कि यहां पे जॉब मिलना, इट्स अ मार्केट, राइट, इट्स अ जॉब मार्केट। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। इतना पैसा आप खर्च करके आ रहे हो,
ठीक है, 30,000 40,000 डॉलर जो भी है, जितना भी आपका खर्च होने वाला है, उतना पैसा आप एजुकेशन में लगाओ। हस्बैंड है तो वाइफ की एजुकेशन में लगाओ, वाइफ है तो हस्बैंड की एजुकेशन में लगाओ, ठीक है। अगर दोनों की एजुकेशन नहीं है तो बच्चे के में लगाओ, ठीक है। और अगर कोई सिंगल है, ठीक है, तो वो खुद आ जाए, ठीक है। करना क्या, 1 साल की कॉलेज की फीस मैनेज करनी है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट स्टूडेंट स्ट्रीम की बात करें तो 1 साल की कॉलेज की फीस करनी है, IELTS मैनेज करना, और करना क्या है, आपको उसको लिए बेनिफिट क्या क्या मिल रहा है। पहली चीज, जैसे ही आप अपनी स्टडीज पूरी करोगे, अगर आप 2 साल की स्टडीज करते हो, 3 साल का आपके पास वर्क परमिट मिलता है, तो टेक्निकली यू आर इनसाइड द कंट्री फॉर 5 ईयर्स। 5 साल का आपके पास टाइम है, और मैंने अभी तक कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं देखा जो विदाउट PR यहां से गया हो। हर किसी को यहां पे एंड ऑफ द डे जॉब मिलने के बाद PR मिल जाती है। और रही बात IELTS की, जब बात आई तो मैं बताऊं कि काफी मैंने जो है मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा कि भाई IELTS लें या ड्यूलिंगो लें, क्योंकि पंजाब में बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जब बात आती है कनाडा वीजा की, मैं कनाडा वीजा की बात करता हूं, ठीक है। कॉलेज एडमिशन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जब बात आती है कनाडा वीजा की, तो यू हैव टू गिव IELTS। उसके बिना आपका कनाडा का TRV नहीं लग सकता, स्टडी परमिट नहीं लग सकता। ये एक टेम्पररी जो है सिस्टम स्टार्ट किया था कि क्योंकि IELTS बंद थे, तो कनाडा गवर्नमेंट ने ये चीज कहा था कि भाई अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप ड्यूलिंगो जो टेस्ट है वो लेके आप कॉलेज में एडमिशन ले लो। लेकिन उनसे आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आपके पास कॉलेज का ऑफर लेटर आ जाएगा। लेकिन जब आप वीजा के लिए अप्लाई करोगे, अगेन यू नीड IELTS। और अब तो बिल्कुल ही सब कुछ ही बंद हो गया, अब तो ड्यूलिंगो वगैरह कुछ है नहीं। तो डोंट गो फॉर ड्यूलिंगो, यू नीड IELTS। मैं बहुत ही स्ट्रांग भाषा में बोल रहा हूं कि IELTS के अलावा किसी भी जगह पे प्रैक्टिस करके पैसे देके टाइम वेस्ट ना करें। IELTS जो कि ब्रिटिश काउंसिल का है, उसी में आपको जाना है। एंड फॉर स्टडी परमिट यू नीड एकेडमिक, एंड फॉर PR यू नीड जनरल, फॉर वर्क परमिट यू नीड जनरल, ठीक है। और अब बात करते हैं कितना स्कोर लाना चाहिए। गाइस, स्टडी परमिट वालों को ज्यादातर कॉलेज में 6 एंड अबव लाके आना है, लेकिन मैं यही कहूंगा आपसे, ट्राई टू स्कोर 7। मैं हमेशा कहता हूं जो आपको बॉर्डर में दिया हुआ है उसमें आपको, जैसे PNP में भी कई लोग क्यों फेल होते हैं, भाई 68 है तो 68 पॉइंट्स बैठे हुए, PNP का इन्विटेशन आ जाएगा। नहीं, अगर कोई चीज मेंशन कर रखी है 6, तो ट्राई टू स्कोर 7। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, आ जाएंगे। जो है आपको स्कोर करना है 7 एंड अबव। और अगर मैं आपको बताऊं कि अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन ले, और DLA नंबर होना चाहिए, उस कॉलेज का नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी कॉलेज में आपने आंख बंद करके एडमिशन ले लिया, क्योंकि होगा क्या कि आपकी जो कॉलेज में जो आप एडमिशन लोगे, जहां पे आप पढ़ाई वढ़ाई करोगे, उसी से आपका जो नेचर है वो पता चलेगा आपके एम्प्लॉयर्स को। तो अगर आपने ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि यहां पे भी कई कॉलेजेस हैं, बदमाश कॉलेजेस हैं, अगर आपने उसमें एडमिशन ले लिया तो आपकी जो डिग्री है वो उसमें उतनी दम नहीं होगी। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले, DLA नंबर होना चाहिए, और उसके बाद जब आप पढ़ रहे हैं उसमें आप जो काम कर रहे हैं पार्ट टाइम, वो भी बहुत मैटर करता है। तो गाइज मैं अपने चैनल के थ्रू मैं ये कहूंगा कि गाइज कैनेडियन शान जो ये चैनल है, हमारे चैनल की जो टीम है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं स्पेशली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्पेशली फॉर परमानेंट रेजिडेंट, जो लोग न्यू इमिग्रेंट्स यहां पे आ रहे हैं, और जो लोग वर्क परमिट पे भी अगर कहीं से मिल रहा है, अगर वो लेके आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि हम उनको पूरी की पूरी जो है स्टेप बाय स्टेप और फ्रॉम स्क्रैच हम उनको सर्विसेज दें, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है हम उनके साथ शेयर करें। तो थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि अभी तो देखिए सब कुछ ही बंद है, ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगेन जब बात आती है बायोमेट्रिक्स की, तो बायोमेट्रिक्स दे नहीं सकते, ठीक है। स्टडी परमिट्स भी अभी बंद है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं अपने चैनल के थ्रू अपडेट करता रहूंगा। लेकिन आप जो ये लोग देख रहे हैं ये वीडियो, ध्यान से रखें, स्टडी परमिट वाले आपको अभी क्या करना है, अपने जो IELTS है उसमें स्कोर अच्छा करना है, प्रैक्टिसिंग करनी है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जो है एनरोलमेंट लेना है। मेरी जो टीम है, हम अपनी टीम के जरिए जो है आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें हम बताएंगे यहाँ के जो टॉप अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी बात करते हैं वर्क परमिट वालों की, तो हम उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जहां पे जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, कौन कौन सी कंपनीज हायरिंग करती है, उसके लिए भी हम बहुत जल्द, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे ताकि उनकी हो जाए। लेकिन अगेन चांसेस ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रहेंगे उस प्लेटफॉर्म में, PR के चांसेस
ज़्यादा रहेंगे उसमें, और जो यहाँ पे जो सिटीजन है उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसी ऑक्यूपेशन निकल के आती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है तो ही बाहर से हायरिंग होगी। तो मैं ये अपडेट करता रहूँगा। तो गाइस जाने से पहले अगेन मैं यही कहूँगा कि जो भी वर्क परमिट वाले हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई विदाउट एनी फाइनेंशियल सपोर्ट उनका काम हो जाएगा, गाइस कनाडा अंग्रेजों का देश है, इट्स अ वेस्टर्न कंट्री, यू नीड लॉट ऑफ फंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। अगर मैं भी इंडिया में बैठे बैठे जस्ट कनाडा का वीजा लगाने के लिए सोचता नहीं होता, मैं भी बाहर मिडिल ईस्ट में गया, बाकी कंट्रीज में गया, मैंने सेविंग करी, उसके बाद वो पैसा मैंने वाइफ की एजुकेशन में लगाया, उसके बाद मैं आया, मैंने भी यहाँ पे आके छोटे मोटे कोर्सेज करें, उसके बाद ही हम एक अच्छी जगह पे यहाँ पहुंचे। तो गाइज इस चीज का ध्यान रखें। अगर किसी को मेरी चैनल के थ्रू बुरा लगा हो तो गाइज मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे, क्योंकि क्या है कि अगर आपको बुरा नहीं लगेगा तो अगेन आप यही गलत डिसीजन लोगे। क्योंकि गाइज कई लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो चाहते हैं कि लोग बेवकूफ बने, लोग उनकी वीडियोस देखें और बेवकूफ बने। गाइज मैं आगे अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी को भी गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि सबके अपने अपने तरीके होते हैं पैसा कमाने के। मैं किसी के भी बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि गाइज अगर कोई कह रहा है आपको कि एक रेज्यूमे की बेस पे आपकी जॉब लग जाएगी, कुछ एक सर्विसेज आप ले लो आपकी जॉब लग जाएगी, तो गाइज ध्यान रखें कि यहाँ पे आपके जैसे बहुत से लोग हैं यहाँ पे मार्केट में घूम रहे हैं जिनके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, वो सारे एक्सपीरियंस है। अगर एक $200-300 या $50 दे के जो है अगर आपकी जॉब लग जाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ट्राई करें, करते रहें, ट्राई करने में कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं ऐसी कोई सर्विसेज देने का मेरा कोई इरादा नहीं है। कई लोग पूछ रहे हैं कि आप बना दो ऐसा कुछ पोर्टल, ये नहीं, मैं अगर करूंगा, अगर मैं अपना पोर्टल कुछ स्टार्ट करूंगा जॉब से रिलेटेड या स्टूडेंट परमिट से रिलेटेड, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऐसी कोई चीज आई जिसमें चलो ठीक है कॉस्टिंग की इन्वॉल्वमेंट रही, तो डेफिनेटली वो कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें हमें लगेगा कि हम किसी को एक अच्छी राय दे सकते हैं, हम किसी को एक अच्छी जो है जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन अगेन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम जस्ट बेस पे कि रिज्यूमे राइटिंग या फिर जॉब पोर्टल ये सब, क्योंकि सबको पता है गाइस 3-4 वेबसाइट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ, उन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू ही मेरी वाइफ की जॉब लगी थी, उन्हीं वेबसाइट के थ्रू मेरी जॉब लगी थी। इसके अलावा अगर कोई है तो भाई मुझे नहीं पता, हो सकता है मुझ में कम नॉलेज हो, उनमें ज्यादा नॉलेज हो, तो ये आप ध्यान रखें। गाइस ये थी मेरी एक लॉन्ग वीडियो स्टडी परमिट वर्सेस वर्क परमिट से रिलेटेड। जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि गाइस स्टडी परमिट वाले मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, उनको ये डाउट था कि कितना टाइम लगता है। गाइज मैं अभी भी आपको एक शॉर्ट बता दूं, पहले आप आओगे स्टडीज के लिए, स्टडी कंप्लीट होगी, उसके बाद आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करोगे। वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है अपने सीआरएस पॉइंट्स जैसे आपके जंप होते हैं, जैसे जैसे आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है आपके पास हो जाएगा, उसके बाद आपके सीआरएस के पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके बाद आप पीआर बनोगे। पीआर बनने के बाद आप सिटीजन बनोगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। डायरेक्टली कोई भी आके यहाँ पे सिटीजन नहीं बन जाता। वर्क परमिट, पीआर, देन सिटीजन। लेकिन स्टडी परमिट वालों के बहुत चांसेस होते हैं कंपैरेटिवली वर्क परमिट। अगर वर्क परमिट में जैसे तैसे कहीं ना कहीं से सेटिंग वेटिंग करके, भाई कॉस्टिंग तो उतनी लगनी, लेकिन चलो ठीक है जैसे तैसे करके अगर वो आ भी जाते हैं तो उनके बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो पीआर बन जाए। उनको यही है कि ज़्यादा 2 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके बाद वो एक्सपायर होके उनको जाना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो स्पेशली गुजरात की अगर मैं बात करूं, गुजरात से तो काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे, आने के बाद काफ़ी परेशान हुए हैं, उसके बाद वापस उनको जाना पड़ता है। फिर वो जितना पैसा उनका लगा, ठीक है 15 लाख 20 लाख 25 लाख जितना भी लगा, वो पैसा वापस से उनको लगा के वापस आना पड़ता है। फिर वो यही करते रहते हैं, 2-3 ट्रिप के अंदर उनकी कहानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा गो फॉर स्टडी परमिट या फिर गो फॉर पीआर। पीआर वालों के कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, पीआर को कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, पीआर को कोई किसी तरीके का एलएमआई की लफड़ा नहीं है। उनके जो सीआरएस पॉइंट है उसके बेस पे ही उनकी इन्विटेशन आएगी, उनके चांसेस ज्यादा हैं। तो कनाडा में माइग्रेट होने के लिए बेस्ट ऑप्शन इज स्टडी परमिट, सेकंड ऑप्शन इज परमानेंट रेजिडेंट, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है बिजनेस वीजा, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये ही है वो ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप कनाडा में आ सकते हो। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मुझे नहीं लगता काफी लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन जितने भी मेरे भाई लोग हैं अगर उनको अच्छी लगे तो इस बार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि काफी डिसलाइक आने की उम्मीद है। और जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और जो जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं करते, फेसबुक पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।